हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एच बॉन्डिंग या एच बंध के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टाइटल है अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वास्तविक बॉन्ड नहीं है, केवल एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, और इसका जो स्ट्रेंथ है या इसका जो एनर्जी है वो लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये स्ट्रेंथ निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को इस प्रकार से दर्शाया था जहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी के साथ वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर H पार्शियल पॉजिटिव है, ये बी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ए बी पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर ये एटम ए और बी जितने अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, एच बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। इसी कारण फ्लोरीन के द्वारा जो एच बंध बनाए जाते हैं उनका बंध सामर्थ्य ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के द्वारा बनाए गए एच बंध के बंध सामर्थ्य से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो एच बंध बनता है उस एच बंध की तुलना में HF मॉलिक्यूल के मध्य जो एच बंध बनेगा उसका बंध सामर्थ्य अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। सेकंड फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जितना अधिक होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, या जितना अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड लेंथ का वैल्यू उतना ही कम होगा। नेचर ऑफ नेबरिंग एटम्स। जब हम किसी मॉलिक्यूल में कंडीशन देखें कि वो एच बंध बना सकता है या नहीं बना सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि जिस सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि एच बॉन्डिंग में भाग लेगा, उस सेंट्रल एटम के साथ दूसरे कौन से एटम जुड़े हुए हैं, कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी एच बॉन्ड का टेंडेंसी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें कि ये मीथेन का अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये एच बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि हमने ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा, Cl के द्वारा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये हाइड्रोजन के जो नेबरिंग एटम है जो कि सेंट्रल एटम कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी,
और उस वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। ये कार्बन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव नेचर रखेगा। जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी, ये हाइड्रोजन एस बॉन्डिंग में भाग लेने की टेंडेंसी रखने लगेगा। तो इस प्रकार नेबरिंग जो एटम है उनकी नेचर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। सेंट्रल एटम का संकरण या हाइड्रोजन परमाणु जिस एटम से जुड़ा हुआ होता है उस एटम का संकरण भी एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। संकरण के द्वारा हम एस करैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, और जिस एटम में एस करैक्टर जितना अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी, और अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से या अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो वो एच बॉन्डिंग में भाग लेगा। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया मेथेन का, तो मेथेन में जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये एच बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ हम संकरण के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि यहाँ कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में है, और यहाँ पर जो एस करैक्टर है वो 25% ही है। तो एस करैक्टर कम होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कार्बन का वो भी कम है। इस कारण से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी नहीं आ पाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन के रूप में ही यदि हम एग्जांपल लें एसिटिलीन का, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन में sp संकरण है। तो sp संकरण का मीन हुआ कि यहाँ 50% एस करैक्टर है। तो 50% एस करैक्टर होने की वजह से यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक हो जाएगी, जिससे इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव की कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन में आने पर ये एच बॉन्डिंग में भाग ले सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने का मीन हुआ कि एच बॉन्ड बनाने की क्षमता रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। उनकी जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, निकटता है, वो बढ़ेगी, और जब जितने अधिक मॉलिक्यूल निकट आएंगे उनके अंदर एच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उनमें इंट्रैक्शन जल्दी होगा और अधिक होगा। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से जो कंपोनेंट हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, और मोबिलिटी बढ़ने से वो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में होने वाला जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। इस कारण ताप के बढ़ने के साथ साथ एच बॉन्ड बनने की टेंडेंसी या एच बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटने लगता है। तो ये हुए एच बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक। अब एच बॉन्ड का मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एच बॉन्ड मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, अंतराण्विक और अंतः आणविक। तो हम
पहले अंतराणविक एचबंध का मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में अंतःअणुक एचबंध का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर अंतराणविक एचबंध का मतलब हो गया दो अणुओं के बीच में बढ़ने वाला बंध। तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएशन के कंडीशन में आ जाते हैं, सहगुणित हो जाते हैं, और उनके सहगुणन की वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक मास है, वो परिवर्तित हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का जो सैद्धांतिक मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, 60। लेकिन एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एच बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, इस तरह से डाइमर बना लेते हैं। यहाँ पर एक एच बंध ये बना और एक एच बंध यहाँ पर ये बना। तो इस प्रकार से दो एच बंध बनने से ये डाइमर फॉर्म में आ जाएगा। और जब हम प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मेजर करेंगे तो वो हमें इस डाइमर का प्राप्त होगा। वो ये जो डाइमर है वो एक मॉलिक्यूल के रूप में या एक इकाई के रूप में बिहेव करने लगेगा, और हमें इसका मॉलिक्यूलर मास 60 की जगह 120 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो कुछ गैसीय अवस्था में मिलते हैं, कुछ द्रव अवस्था में, कुछ ठोस अवस्था में। तो उनकी ये जो अलग अलग फिजिकल स्टेट है, कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलते हैं, कुछ पिंजरेनुमा क्लेथरेट का जो कंपाउंड्स हैं वो भी बना लेते हैं। तो इन सब की व्याख्या हम इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से ही पदार्थ गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में, या द्रव अवस्था की तुलना में क्रिस्टलाइन फॉर्म में या ठोस अवस्था में आता है, या वो क्लेथरेट कंपाउंड बनाता है। जैसे H2O में तो H बॉन्ड बन जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस कारण H2O सामान्य तापदाब की अवस्था में हमें द्रव अवस्था में मिल जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। इस कारण यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में H बॉन्ड नहीं बन पाता है, इस कारण H2S गैसीय अवस्था में होती है। जब हम H2O के लिए बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O के द्वारा बनाए जाने वाले जो H बॉन्ड है उनकी संख्या मैक्सिमम हो जाती है, और एक ऑक्सीजन परमाणु कुल 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ जाता है, और वहाँ पर पिंजरेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिससे वो जो आइस फॉर्म है वो अधिक वॉल्यूम कवर कर लेती है और एक निश्चित ज्योमेट्री वाला क्रिस्टल फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो जो क्रिस्टल फॉर्म है वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से प्राप्त होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम आइस को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो कुछ एच बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है।
तो 0 डिग्री की तुलना में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व वो अधिक होता है, इसी कारण आइस जल के ऊपर तैरती है। इसी प्रकार कुछ कंपाउंड अंतराणुक एचबंद बनाकर पिंजरेनुमा संरचनाएं बना लेते हैं और उनके अंदर कुछ गैस्ड मॉलिक्यूल, उनका जो मॉलिक्यूलर साइज है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं और उस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्लेथरेट कंपाउंड्स या पिंजरनुमा कंपाउंड कहते हैं। जैसे ऑर्थोक्यूनोल इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड प्रभावित करते हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो गलनांक और क्वथनांक ये वह ताप है जिस पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उस पदार्थ के कंपोनेंट या अणुओं के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है। तो जिन मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बना हुआ होगा वहां पर उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी अधिक देनी होगी, इसलिए उन कंपाउंड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का मान अधिक होगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है कि किसी मॉलिक्यूल का जब हम स्टडी करते हैं दूसरों के रेफरेंस में, तो हम कहते हैं कि जिसका अणुभार अधिक हुआ उसका सामान्यतः मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। जैसे कार्बन परिवार के लिए अगर हम हाइड्राइड की स्टडी करें तो CH4 सिलिकॉन का हाइड्राइड, इनका अगर हम इसी परिवार के हाइड्राइड का अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी करें तो वो लगभग इनके अणुभार के सीक्वेंस में ही होगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसी के सीक्वेंस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन होगा। लेकिन हम नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हेलोजन परिवार की जब बात करेंगे तो नाइट्रोजन परिवार में NH3, ऑक्सीजन परिवार में H2O और हेलोजन परिवार में HF, इन तीनों का अपने परिवार के जो हाइड्राइड हैं उनमें अणुभार सबसे कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके परिवार में सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इनका अधिक होता है। जो अमोनिया है इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस के हाइड्राइड या आर्सेनिक के जो हाइड्राइड हैं या एंटीमनी के जो हाइड्राइड हैं उनसे सबसे अधिक होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है। तो वहाँ रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एच बॉन्ड के द्वारा एसोसिएटेड हो जाते हैं और वो जो एच बॉन्ड है वो फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी के हाइड्राइड में उतना अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वहाँ पर वीक वैन डर वाल फोर्सेज ही कार्यरत हैं। इसी प्रकार H2O के लिए जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि H2O हमें द्रव अवस्था में मिलता है जबकि H2S गैस अवस्था में मिलता है। इसका मीन ये हुआ कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो H2S से अधिक है, जबकि H2S का जो मोलिकुलर वेट है वो अधिक होता है। तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट या H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S या H2SE या H2TE से अधिक है। उसका रीज़न यही है कि H2O में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा होने की वजह से H2O के मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग के द्वारा आपस में एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, सहगुणित अवस्था में रहते हैं। इस कारण इसके मॉलिक्यूल को वाष्पीकृत करने के लिए हमें अतिरिक्त एनर्जी देनी पड़ेगी या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए अतिरिक्त एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी भी
इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड के बनने के साथ बढ़ती है। अगर हम, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन किया और वहाँ पर विलेयता का अध्ययन किया, तो आपने जब अल्कोहल के बारे में स्टडी की और विलेयता चेक की तो आपने क्या देखा कि अल्कोहल जल में विलय हो गए। तो अल्कोहल जल में विलय हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो इस प्रकार से एच बॉन्ड के द्वारा जब आपस में जुड़ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, वो जल में विलय होंगे। तो जो विलायक के साथ एच बॉन्डिंग बना लेंगे वो उसमें विलायक में विलय हो जाएंगे, और जो एच बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे वो विलय नहीं होंगे या अल्प विलय होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, श्यानता। तो जहाँ पर एच बॉन्ड की संख्या अधिक होगी, एच बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का प्रयास करते हैं और वो एक दूसरे की मोबिलिटी का विरोध करते हैं। उस कंडीशन में विस्कोसिटी अधिक होगी, श्यानता अधिक होगी। जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा कि ग्लिसरॉल की जो श्यानता है वो पानी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ग्लिसरॉल में OH समूह खूब है, अधिक संख्या में है, तो वहाँ पर एच बॉन्डिंग की संख्या ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बढ़ते हैं वैसे वैसे विस्कोसिटी का मान भी बढ़ता है। इसी प्रकार डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट, ये भी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनने के साथ साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो पॉजिटिविटी बढ़ने के साथ साथ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट का मान भी बढ़ जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स, तो हेलोजन एसिड्स में जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो HF का बिहेवियर है वो इनसे अलग है। जब हम हेलोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर HF जो कि लगता ही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सबसे वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये जो HF है, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये फ्लोरीन दूसरे HF के हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड के द्वारा अपने पास जोड़ कर रखेगा, बांध कर रखेगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के द्वारा H+ आयन देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इस कारण HF यहाँ इनमें सबसे वीक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वहाँ पर उनके द्वारा जो H+ आयन देने की प्रवृत्ति है वो जितनी अधिक होगी वहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान भी उतना ही अधिक होगा। और ये टेंडेंसी डिपेंड करती है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग में आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कमज़ोर होगा और इस H के H+ के रूप में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी।
अब हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या प्रभाव होता है। तो इंट्रामोलिकुलर या अंतःअणुक एच बंध की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होती है, उनमें वेरिएशन पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड के आधार पर समझा सकते हैं। जब हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का मान कम हो जाता है। अगर हम बात करें ऑर्थो क्लोरोफिनोल और पैरा क्लोरोफिनोल, ये ऑर्थो क्लोरोफिनोल हुआ, और जब हम पैरा कंडीशन में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पैरा क्लोरोफिनोल। तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये और हाइड्रोजन ये निकट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एच बॉन्ड इंट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे ये मॉलिक्यूल अब इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सहगुणित नहीं हो सकता, और जब सहगुणित नहीं हो सकता तो ये आसानी से प्रावस्था परिवर्तन करेगा। इस कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान कम होगा। तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसकी जगह हम पैराक्लोरोफिनोल लेंगे तो वहाँ पर वो अंतःअणुक अजबंध, यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोफिनोल क्योंकि अंतःअणुक अजबंध में प्रक्रिया में भाग ले रहा है, इस कारण ये अंतराणुक एच बंध बनाने के लिए फ्री नहीं है, जबकि पैराक्लोरोफिनोल क्योंकि उसमें Cl और OH समूह की दूरी बढ़ जाएगी, इस कारण एक ही अणु के ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो अंतःअणुक एच बंध नहीं बनेगा। लेकिन ये दूसरे पैराक्लोरोफिनोल के मॉलिक्यूल के विपरीत समूह के साथ इंटरेक्शन करके इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बना सकते हैं। तो वहाँ पर पैराक्लोरोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर या अंतराणविक एच बंध बनता है, इस कारण वहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान उच्च होगा। तो पैराक्लोरोफिनोल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान 220 डिग्री आता है, क्योंकि वहाँ पर अंतराणुक एच बंध बनता है और यहाँ पर अंतःअणुक एच बंध बनता है। इसी प्रकार कुछ मॉलिक्यूल्स के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को भी हम अंतःअणुक एच बंध की सहायता से समझा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑर्थोक्लोरोफिनोल, तो जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल में OH और Cl ये दोनों ग्रुप आपस में निकटतम कंडीशन में होने की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में ब्रिज के रूप में जुड़ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन H+ के रूप में आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। इस कारण ऑर्थोक्लोरोफिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मेटा और पैरा क्लोरोफिनोल की तुलना में कम होगी। तो इस प्रकार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड का इफेक्ट कुछ मॉलिक्यूल्स के जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनके ऊपर भी पड़ता है। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व, हम ये जानते हैं कि किसी एक कार्बन के ऊपर 2 या 2 से अधिक OH समूह नहीं जुड़ सकते, लेकिन अगर हम क्लोरल हाइड्रेट की
कंडीशन को देखें तो वहाँ पर इस एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हुए फिर भी स्टेबल है। तो यहाँ इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड के द्वारा समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हाइड्रोजन और क्लोरीन तथा इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एच बॉन्ड बन जाता है और इस एच बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस प्रकार इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जो इफेक्ट है वो बता सकते हैं। अब हम एच बॉन्ड की नेचर को समझने के लिए जो थ्योरीज दी गई है, जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में बात करते हैं। तो एच बंध किस प्रकार का बंध है, उसकी प्रकृति को समझने के लिए 3 प्रकार की थ्योरी दी गई है। 3 प्रकार की थ्योरीज के द्वारा उनकी नेचर को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो एच बॉन्ड है वो सहसंयोजी नेचर का है, उसमें सहसंयोजी गुण है। और ये सहसंयोजी गुण इसमें जो रिजोनेंस फैक्टर है उस रिजोनेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग समझाया गया है। क्या माना गया कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या हाइड्रोजन ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में स्थापित हुआ है, ये विभिन्न प्रकार की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएं तो ए नेगेटिव, एच पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगा। या अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएं तो उस कंडीशन में ए पॉजिटिव, एच नेगेटिव और बी, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उनकी एक से अधिक संरचनाएं बनती है, जिन्हें हम रिजोनेंस संरचनाएं कहते हैं। और मॉलिक्यूल का जो या एच बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इन सभी संरचनाओं का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जो एच बॉन्ड है उसमें सहसंयोजी गुण पाया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा भी हम एच बॉन्ड की प्रकृति को समझा सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एच एफ के लिए बात करें तो ये HF2 आयन के रूप में रहता है। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो H बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का 1s2 ऑर्बिटल, इसका 2pz ऑर्बिटल और यहाँ पर लोन पेयर वाला 2px या 2py ऑर्बिटल। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तीनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की प्रोसेस में भाग लेंगे और जब ये तीनों भाग लेंगे तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक हाइड्रोजन का, एक फ्लोरीन का और जो दूसरा फ्लोरीन है उसके लोन पेयर। तो जब इन चारों इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 2 आएंगे नॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो खाली रहेगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है
तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये H बॉन्ड बॉन्डिंग टेंडेंसी रखेगा, और यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो वो आएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 3, 2/3 इज इक्वल टू 0.66, ये बॉन्ड ऑर्डर है। तो इस प्रकार एमओटी कंसेप्ट के द्वारा हम एच बॉन्ड की टेंडेंसी को या एच बॉन्ड के जो नेचर उसको समझा सकते हैं कि वो इस प्रकार से सहसंयोजी बनता है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या नेक्स्ट थ्योरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी या स्थिर विद्युतीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा हम ये मानते हैं कि जो एच बंध है वो एक प्रकार का स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल है, क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं उनमें बॉन्ड के अंदर पोलरिटी आती है, और उस पोलरिटी की वजह से जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं। और वहाँ पर इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज है, इन अपोजिट चार्ज के आपस में अट्रैक्ट होने की वजह से एक दूसरे के साथ निकट आकर एक बाइंडिंग कंडीशन के एनवायरनमेंट में रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एच बॉन्ड है वो एक प्रकार का स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल है। तो इस प्रकार इन थ्योरीज की सहायता से हम एच बॉन्ड को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ये चैप्टर, ये जो यूनिट 3 बी है, ये कंप्लीट हुआ। असाइनमेंट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो कंप्लीट करें। जो प्रॉब्लम्स आए हैं आपको वो आप व्हाट्सएप या फ़ोन करके पूछ लें।